पाकिस्तान आईएमएफ के पास 24 दफा जा चुका है, 24 टाइम्स, एंड एवरी सिंगल टाइम वो हम पर कंडीशंस लगाते हैं और ऐसी शराइत लगाते हैं जो मेरे और आपके लिए उनको बर्दाश्त करना शायद मुश्किल हो जाए। कीमतें बढ़ाएं, पेट्रोल की प्राइस बढ़ाएं, सब्सिडी कम करें, लेवी इंक्रीज करें, रुपये को फ्री फ्लोट कर दें और कई ऐसी चीज़ें जो मेरे और आपकी नज़र में हमारे लिए नुकसानदेह हैं। हम आईएमएफ के पास बार बार क्यों जा रहे हैं? क्या ये करप्शन की वजह है? क्या हमारी बैड लक है? क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं? या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शायद नज़र नहीं आ रही हैं? अभी हम जानते हैं कि इस सब के पीछे क्या वजह है। एक सवाल से हम स्टार्ट करेंगे जो ऑलरेडी काफ़ी लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर आपस में मिलती है, ईरान तेल बनाता है, ईरान उस तेल को बेचता भी, एक्सपोर्ट भी करता है और कंट्रीज उसे खरीद भी सकती हैं मैसिव डिस्काउंट्स। और लोग एस्टीमेट करते हैं कि अगर पाकिस्तान ईरान से तेल ले तो तकरीबन तेल हमारा 50 to 70 रुपीस पर लीटर के बराबर होगा इस वक्त। लेकिन हमारी इस टाइम जो करंट पेट्रोल की कीमतें वो इस फिगर से तकरीबन 8 टाइम्स ज्यादा है। पाकिस्तान ईरान से क्यों नहीं तेल खरीदता? एक जेन्युइन क्वेश्चन है। लोग इस सवाल को हमेशा ऑनलाइन भी पूछते हैं, अक्सर पेट्रोल पंप से भी लोग सवाल पूछते हैं और आपस में जहां पर भी बैठते हैं गुफ्तगू करते हैं वो इस सवाल को लाजमी पूछते हैं। इसका आंसर कभी हमेशा सही तरीके से हमें दिया नहीं गया। पाकिस्तान इस टाइम करंटली आईएमएफ के $7 बिलियन लोन प्रोग्राम का हिस्सा है और इस प्रोग्राम की एक ऐसी कंडीशन है वो ये है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल सैंक्शंस के साथ कंप्लाई करना है और ये जो सैंक्शंस हैं इनको लीड करता है यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका ने ईरान को सैंक्शन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि एज लॉन्ग एज पाकिस्तान इज इन द आईएमएफ प्रोग्राम, पाकिस्तान ईरान का तेल लीगली नहीं खरीद सकता। जिस वक्त हमने ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दिया, आईएमएफ का प्रोग्राम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ जो $7 बिलियन हमें मिलने हैं वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान अगेन इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करेगा, फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर पड़ेगा और उसके साथ यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी मैनेज करना। ये मिसाल आपको सिंपल एक चीज़ बताती है कि आईएमएफ का जो ताल्लुक है हमारे साथ वो सिर्फ पैसे का ताल्लुक है और ये डीपली रूटेड है। तो आईएमएफ बताती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या नहीं कर सकते और हुकूमत को ये बताती है कि आपने सिटीजन्स को क्या चॉइस देनी है। अब यहां पर एक और सवाल रेज होता है कि पाकिस्तान इस वक्त आईएमएफ में डिपेंडेंट हुआ कैसे? यानी कि उनके पास हम 24 दफा जा चुके तो इसकी एक्चुअली रीजन क्या और क्या हिस्ट्री है? इसको जानने के लिए हमें थोड़े से नंबर्स को देखना है। पाकिस्तान ने आईएमएफ को 1950 में ज्वाइन किया और उसके बाद हम तकरीबन 24 बेल आउट प्रोग्राम से ले चुके हैं। इसको अगर हम पर्सपेक्टिव में रखें तो इंडिया सेम रीजन में हमारा नेबर, सेम कॉलोनियल हिस्ट्री, वो आईएमएफ के बाद 1947 से अभी तक सिर्फ 5 से 6 बार गया है और उनका जो आखिरी मेजर प्रोग्राम था वो 1991 में था जिसको लेकर उन्होंने अपने मैसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो किए और उन्होंने अपनी पूरी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर कर दिया। उसके बाद वो कभी वापस नहीं गए। हमारी बात करें, हम आईएमएफ के पास पहली बार गए 1958 में, फिर 65 में, 68 में, 72 में, 73 में, 74 में, 77 में, 1980, 81, 88, 93, 94, 95, 97, 2000, 2001, 2008, 2013, 2019, 2020 एंड 2023 और अभी हमें EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मिली है जो कि 2024 से 2027 तक रहेगी, जो कि $7 बिलियन की लेटेस्ट अभी हमारी है। ईच टाइम द सेम पैटर्न रिपीट्स। एक क्राइसिस हिट करता है, हम जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं, हम इंपोर्ट्स के लिए पैसे नहीं दे पाते हैं, रुपये जो है वो कोलैप्स कर जाता है, गवर्नमेंट को फिर आईएमएफ के पास जाने की जरूरत पड़ जाती है, आईएमएफ आपको कर्जा देता है बट विद कंडीशंस। टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडीज कम करो, रुपये को फ्री फॉल होने दो और फिस्कल डेफिसिट को कम करें। पाकिस्तान अग्री कर जाता है, लोन आ जाता है, फिर कुछ अर्से बाद जो क्राइसिस वो सबड्यू कर जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन जो स्लिप होना शुरू हो जाती है, सब्सिडीज वापस आ जाती है, टैक्स कलेक्शन फॉल्स शॉर्ट, फिस्कल डेफिसिट दोबारा बढ़ जाता है और फिर कुछ साल बाद अगेन द क्राइसिस रिपीट्स, द साइकिल रिपीट्स, हम फिर आईएमएफ के पास चले जाते हैं। यहाँ तो हमारी 78 ईयर से कोई प्लानिंग नहीं है, बहुत ही बैड लक है या क्या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जो हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन जो असल बात है, जो रियल ट्रूथ है वो ये है कि दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चरल। यहाँ पर 3 ऐसे स्पेसिफिक साइकिल्स हैं स्ट्रक्चर के अंदर जिसकी वजह से सारी चीज रिपीट होती है ओवर एंड ओवर अगेन। सबसे पहले जो रूट कॉज है साइकिल की, नंबर 1, वो है मिलिट्री स्पेंडिंग। हम अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 2% ऑफ आवर जीडीपी डिफेंस पर हर साल खर्चते हैं, जो कि इन नंबर्स इट्स ऑलमोस्ट $9 बिलियन एज ऑफ द लेटेस्ट बजट हर साल। सो एक कंट्री जिसकी इनकम लेवल कम है उसकी ये डिफेंस स्पेंडिंग इज वन ऑफ द हाइस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन हमारे लिए सिक्योरिटी डिफेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इस पर कोई डाउट नहीं, कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है नंबर्स जो है ना, दे डू नॉट मेक सेंस इन प्रैक्टिस। एवरी रुपी दैट गोज
to defense spending could have gone to building a sovereign state wealth fund, could have gone to building stabilization reserves, welfare programs पे जा सकता था जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर, बट हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म बफर ही नहीं है। और जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस हिट करता है उसका हम शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाते, वी हैव नो कुशन, वो सारा बर्डन फिर सिटीजंस के ऊपर पास ऑन हो जाता है। दूसरी जो रूट कॉज है साइकिल की वो है नो टैक्स बेस। पाकिस्तान की जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है दैट इज एक्सट्रीमली लो, तकरीबन ओनली 10% है। उन ममालिक जिन्होंने डेट ट्रैप को खत्म किया है, जिन्होंने इसको एस्केप किया जैसे कि साउथ कोरिया, मलेशिया, टर्की है, उनकी जो टैक्स टू जीडीपी रेशियोज हैं वो 20% से ज्यादा है, दे आर क्लोज टू 22-25%। इन प्रैक्टिस इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो फॉर्मल सैलरीड क्लास है, जो सैलरीड वर्कर है, जिसका पे चेक आता है, वो सबसे ज्यादा टैक्सेस पे करता है। उसके बरक्स जो लार्ज ट्रेडर्स हैं, जिनके पास लैंड्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं बड़े बड़े, जो एलीट्स हैं, वो टैक्स नहीं देते। और इसका रिजल्ट क्या होता है, गवर्नमेंट के पास कभी भी ज्यादा रेवेन्यू जमा नहीं होता। सो इट बोरोज एवरी ईयर, इट बोरोज ईयर आफ्टर ईयर। और इससे क्या होता है कि जो कर्ज है, डेट है, वो कंपाउंड होता जाता है और सैलरीड क्लास का जो टैक्स है वो बढ़ता ही चला जाता है। रूट कॉज नंबर 3 साइकिल की है हमारा सर्कुलर डेट, जो गर्दिशी कर्जा होता है। पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर हमारा 2 ट्रिलियन रुपीस का सर्कुलर डेट है। ये वो पैसा जो पावर कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज देना है, जो कि गवर्नमेंट ओन करती है। और क्योंकि कंज्यूमर्स जो है वो बिजली का बिल पूरे तरीके से अदा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से द गवर्नमेंट कैन नॉट पे दीज कंपनीज। और इसके बाद क्या होता है कि एवरीवन ओज एवरीवन, और इस पूरे गर्दिशी कर्जे के ट्रैप को कोई भी एस्केप नहीं कर पा सकता। सो गवर्नमेंट क्या करती है, वो स्टेप इन करती है, बीच में आती है, फिर से कर्जा लेना शुरू करती है ताकि इस गैप को फिल किया जाए। एंड एवरी रुपी दैट गोज टू सर्विसिंग द सर्कुलर डेट इज अ रुपी जो कि जा सकता था रिजर्व्स को बिल्ड करने के लिए, एजुकेशन को बिल्ड करने के लिए, हेल्थ केयर को बिल्ड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए जा सकता था, लेकिन हमारी इकोनॉमी में नहीं आता। ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं, मिलिट्री स्पेंडिंग जो बफर नहीं कोई छोड़ता, टैक्स सिस्टम जो कि एलीट्स और पावरफुल को एग्जेम्प्ट करता है, और ऐसा एक डेट साइकिल जिसमें हमारा एनर्जी सेक्टर जो है उसके मसले कभी रिजॉल्व नहीं होते हैं। दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से पाकिस्तान आईएमएफ के पास बार बार जाता है हर साल। सो यहां पर एक चीज आपको समझनी है कि क्या आईएमएफ एक लाइफ लाइन है या क्या ये एक ट्रैप है। और बहुत से लोग इस चीज को गलत समझते हैं, लेकिन आईएमएफ इस कहानी का इंटायरली विलन नहीं है। आपको जानना है कि आईएमएफ एक्चुअली है क्या और वो क्या नहीं है। आईएमएफ वो ऐसा लेंडर है जिसके ममालिक तब जाते हैं जब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो सस्टेन नहीं कर पाते, लोकली इस मसले से हल नहीं निकाल पाते, इकोनॉमिकली वो क्रिपल हो जाते हैं। जब कोई प्राइवेट बैंक नहीं किसी मुल्क को लोन देता, जब हमारे दोस्त हमसाए ममालिक जब आगे पीछे से कोई मुल्क किसी और को हेल्प नहीं करता, लोन नहीं देता, सो उस वक्त मुल्क जो है वो आईएमएफ के पास जाते हैं। और आईएमएफ की इंटरवेंशन के बगैर 2023 में अगर हम बात करें, पाकिस्तान कुछ हफ्तों दूर था डिफ़ॉल्ट होने से। और अगर डिफ़ॉल्ट होते तो ना इंपोर्ट होती हमारी, कोई मेडिसिन नहीं होती, ना फ्यूल होता, इंडस्ट्री ख़त्म हो जाती हमारी, इन्फ्लेशन बढ़ जाती, रैम्पेंट इन्फ्लेशन हो जाती, और हमारा एक कंप्लीट इकोनॉमिक कोलैप्स होता। सो उस वक्त और इन मौक़ों के अंदर आईएमएफ हमारी एक लाइफ लाइन है। एक और चीज़ यहाँ समझें कि जो आईएमएफ की कंडीशंस है वो टेक्निकली करेक्ट है। टैक्स बढ़ाएं, सब्सिडीज़ कम करें, करेंसी को फ्री फ्लोट किया जाए, फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट पॉलिसीज हैं उनकी। लेकिन ये पॉलिटिकली यहां पर इम्पॉसिबल है सस्टेन करने के लिए पाकिस्तान के अंदर। द मोमेंट गवर्नमेंट रेजेस फ्यूल प्राइसेस, द मोमेंट गवर्नमेंट रेजेस इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, प्रोटेस्ट हो जाते हैं, लोग रोडों पे आ जाते हैं, ट्रेडर्स शटर डाउन स्ट्राइक्स कर देते हैं। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडीज खत्म कर देती है, कट करती है, तो कोलिशन पार्टनर्स को लूज करने का डर होता है उसको, और हुकूमत गिरने का भी उसको खदशा होता है। फिर नई हुकूमत आती है, वो साइकिल को फिर रिपीट करना शुरू हो जाती है, एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग एंड हैपनिंग। और एक वक्त आता है कि जब आईएमएफ प्रोग्राम वो स्टॉल हो जाता है, जब कंडीशंस हम नहीं मीट कर पाते, लोन ट्रांस जो है वो उसको रोक दिया जाता है। फिर आईएमएफ क्या करती है कि पाकिस्तान को पेन किलर देती है, लेकिन पाकिस्तान नेवर ट्रीट्स द अंडरलाइंग डिजीज, एंड अ पेन किलर टेकन 24 times is not medicine, it is dependency. It is like a drug we cannot seem to quit. IMF is actually not the problem, it is where we go when we have the problem. हर ऑर्डिनरी पाकिस्तानी सिटीजन, सैलरीड क्लास, स्मॉल बिजनेस ओनर, स्टूडेंट जो कि हाई फेयर पे करता है पेट्रोल के लिए या यूनिवर्सिटी स्कूल पहुंचने के लिए जो किराया पे करता है, ये वो सब चीज़ें हैं जो हमारी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, स्ट्रक्चरल चॉइसेस का जो है वो उसका ये आफ्टर मैथ और नतीजा है। तो बहुत से लोगों ने इस पर तबसरे भी किए कि आईएमएफ के पास हम क्यों जाते हैं, बंद कर दें, क्या इशूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं करप्शन है, कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल इशूज़ हैं, लेकिन अगेन दी अंडरलाइंग प्रॉब्लम इज़ द सेम। इस चीज़ को मैं दोबारा अंडरस्कोर करूँगा, हमारी गवर्नेंस के इशूज़, हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम जब तक नहीं हल करेंगे, जिनको हम जब तक नहीं स्ट्रीमलाइन करेंगे, वी माइट नीड टू गो टू आईएमएफ अगेन एंड अगेन। और वो दिन शायद दूर नहीं है जब हम आईएमएफ के पास 25वीं दफा भी जाएंगे इन द नियर फ्यूचर। एंड
इफ दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, हम लोग ना तो अपने पाँव पे कभी खड़े हो पाएंगे, ना सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम जा पाएंगे, और ना ही हम किसी एक्सटर्नल शॉक को अब्सॉर्ब कर पाएंगे। द वर्ल्ड मेक्स मोर सेंस जब आप सरफेस से बियॉन्ड देखते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको क्लियर पिक्चर दी है कि पाकिस्तान क्यों IMF के पास बार बार जाता है और हम वहां पर क्यों फंसे हुए हैं जहां पर हम शुरू से 1958 से हैं, जब हमने पहली बार IMF से लोन लिया, सो इस वीडियो को आप जरूर लोगों से शेयर करें जिनको इस टॉपिक पर डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए।